पनामा लीक्स में अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम का हवाला देकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि अमिताभ के खिलाफ पनामा लीक्स मामले में जांच चल रही है। ऐसे में उन्हें मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में होस्ट की भूमिका देने से जांच एजेंसियों को क्या संदेश जाएगा? Does it not also send a signal to the investigation agencies not to proceed against those who are under suspicion? अमिताभ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 2 साल के पूरे कार्यक्रम के होस्ट की जिम्मेदारी वो नहीं निभा रहे हैं। अमिताभ सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन ने भी इसकी पुष्टि की है। He is not hosting any political event. It was, coming in the newspapers and the news that he's going to host. He's part of a function where he's talking about educating the girl child. 28 मई को मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर दिल्ली के इंडिया गेट के पास करीब 5 घंटे का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अपने विधायकों से वफादारी के बॉन्ड पर दस्तखत करने को कहा है। कांग्रेस ने विधायकों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी के प्रति बिना शर्त वफादारी का हलफनामा 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखकर देने को कहा है। कांग्रेस ने विधायकों से यह भी लिखकर देने को कहा है कि वो पार्टी विरोधी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और न ही पार्टी के खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी करेंगे। बॉन्ड पर विवाद होने के बाद कांग्रेस ने सफाई दी कि हाईकमान की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन हाल ही में जिस तरह उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा गया है उसे देखते हुए ये गलत नहीं है। अगर सभी विधायक किसी आंतरिक तरीके से एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता और कर्तव्य परायणता पार्टी के प्रति दोहराते हैं, उसके नियमों और विचारधारा के प्रति दोहराते हैं, तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं। बीजेपी के मुताबिक हलफनामे से साफ होता है कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। एफिडेविट में जो वफादारी है वो कांग्रेस के प्रति नहीं है, सोनिया जी और राहुल जी के प्रति है। इससे मालूम पड़ता है कि उनका ये परिवार ही पार्टी है और दूसरी बात है पार्टी में किसी प्रकार का लोकतंत्र नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 294 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के 44 विधायक हैं। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस देश भर में सरकार की नाकामियों का प्रचार करेगी। कांग्रेस ने इसके लिए नारा दिया है, प्रगति की थम गई चाल, 2 साल देश का बुरा हाल। कांग्रेस के बड़े नेता देश के अलग अलग शहरों में जाकर 10 बड़े मुद्दों पर छोटी फिल्म के जरिए 2 साल बाद देश के हालात के बारे में बताएंगे। 26 मई के अलावा 28 मई को भी कांग्रेस के नेता सरकार की नाकामियों के बारे में बताएंगे। वो सारे बिंदु जिनके आधार पर 2 साल में सरकार ने विकास के मदों पर नाकामियां पाई हैं, उनको उजागर करेंगे। बिहार के गया में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सुदेश पासवान की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सुदेश पासवान के अलावा उनके एक रिश्तेदार की भी हत्या नक्सलियों ने की। वारदात के वक्त सुदेश पासवान मुखिया के चुनाव में जीतने वाली अपनी पत्नी के लिए रैली निकाल रहे थे। नक्सलियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद एक चिट्ठी भी छोड़ी जिसमें सुदेश पर पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाया गया है। सुदेश पासवान की हत्या पर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा है। एलजेपी ने एक बार फिर बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। लोक जनशक्ति पार्टी ने पहले भी प्रमुखता से इस बात की मांग की थी और अब सुदेश पासवान जी की हत्या के बाद पुनः हम लोग इसकी मांग करते हैं कि अब हमारे प्रदेश में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जब कानून व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो वो दाऊद और बीजेपी के मंत्री के बीच सांठगांठ की बात करने लगे। बीजेपी के जो मंत्री है केंद्र में, उनके पास दाऊद इब्राहिम का फोन आता है, पूरा कॉल रिकॉर्ड आ जाता है, उस पर क्या बीजेपी के लोग कार्रवाई कर रहे हैं? लगातार उनसे बातचीत होती रहती है, इसको मामले को क्यों दबाया जा रहा है? इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही? पहले इस पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर के काफिले पर फायरिंग की। आतंकियों की फायरिंग में उनके एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई। ये वारदात मोनगामा गांव में हुई, जहां मीर किसी की शादी में शामिल होने के लिए गए थे। मीर के सुरक्षाकर्मी शब्बीर अहमद और रियाज अहमद गनी बाहर इंतजार कर रहे थे, तभी 3 आतंकियों ने हमला किया। फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने फायरिंग की जिम्मेदारी नहीं ली है। पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर समेत 4 आतंकियों को पाकिस्तान ने छिपा दिया है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के अलावा आतंकी अब्दुल रऊफ, कासिफ जान और शाहिद लतीफ को बहावलपुर में आईएसआई के सेफ हाउस में भेज दिया गया है।
पंजाब सरकार को सौंपी गई मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में इस साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ISI की मदद से जैश ए मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन पठानकोट जैसे एक और हमले की साजिश में जुटे हैं। NIA की मांग पर इंटरपोल इन आतंकियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी कर चुका है। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या सिर्फ 15,000 रुपए की सुपारी लेकर की गई थी। बिहार पुलिस ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए 5 अपराधियों को सिवान से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और बाइक भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश लड्डन मियां नाम के बदमाश ने रची थी। जो कॉन्स्पिरेसी एंगल टोटली अभी क्लियर नहीं है और जो लड्डन मियां या जिसका आप नाम ले रहे हैं अन्य अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी शेष है, उसका भी गिरफ्तार होना जरूरी है ताकि हम इस बात के तह तक पहुंच सकें। बीजेपी का दावा है कि फरार आरोपी लड्डन मियां सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से जुड़ा है। लड्डन मियां सर्वविदित है, एक एक बच्चा जानता है कि लड्डन मियां शहाबुद्दीन के लिए काम करता है और दर्जनों हत्या का अभियुक्त है। एक हिंदी अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की हत्या 13 मई की शाम को हुई थी। बिहार सरकार ने CBI से पत्रकार की हत्या की जांच की सिफारिश की है। बीजेपी के पूर्व नेता और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी राज्यसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे। राम जेठमलानी चारा घोटाले के केस में लालू के वकील हैं। जेठमलानी के अलावा RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व CM राबड़ी देवी को भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होंगे। 80 विधायकों के साथ RJD को 2 सीटें मिलना तय है, जबकि 2 सीटें JDU के खाते में जाएंगी। 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। केरल में CPM नेता पिनराई विजयन ने 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। विजयन कैबिनेट में शामिल 18 मंत्रियों को भी राज्यपाल P सदाशिवम ने शपथ दिलाई। 13 मंत्री पहली बार बने हैं। कैबिनेट में 2 महिला मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। केरल विधानसभा चुनाव में CPM के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 140 में से 91 सीटें हासिल की हैं। चुनाव नतीजों के बाद CPM ने VS अच्युतानंदन की जगह विजयन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री विजयन और उनके मंत्रियों को बधाई देते हुए नई सरकार के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई है। अयोध्या के कारसेवकपुरम में शौर्य प्रशिक्षण कैंप आयोजित किए जाने के मामले में पुलिस ने बजरंग दल के खिलाफ FIR दर्ज की है। अयोध्या कोतवाली में धारा 153A यानी 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। बजरंग दल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित था जिसमें 2 समुदाय के बीच में यानी कि आपसी टकराव दिखाया गया। उस प्रकरण को पुलिस ने संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 14 मई से 1 हफ्ते के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को एयरगन, तलवारबाजी और लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी गई। कार्यकर्ताओं को आग की गोली में कूदने के साथ ही आतंकवादियों से निपटने के तरीके भी सिखाए गए। ट्रेनिंग के दौरान आतंकी बताए गए युवकों को खास समुदाय की टोपी पहनाई गई। सरकार ने कैपिटल गुड्स पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत साल 2025 तक 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का भी लक्ष्य रखा गया है। ये पॉलिसी 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग में कैपिटल गुड्स की हिस्सेदारी 12 से बढ़ाकर 20% करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। कैबिनेट की मीटिंग में आज 6 राज्यों में नए IIT खोलने के ड्राफ्ट बिल को भी मंजूरी दे दी गई। ये IIT केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और जम्मू कश्मीर में खोले जाने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार की मदद से राजस्थान रोडवेज ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला गौरव एक्सप्रेस की शुरुआत की है। दिल्ली से राजस्थान के अलग अलग शहरों के लिए फिलहाल ऐसी 20 बसें शुरू की गई हैं। इन बसों में पैनिक बटन लगाया गया है, जिससे महिलाएं किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर मदद मांग सकती हैं। 30 सेकंड के अंदर कंट्रोल रूम को पता चल जाएगा कि किसी को मदद चाहिए। बस में लगे कैमरे की मदद से हर वक्त बस में होने वाली गतिविधियों पर निगरानी भी रखी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया जब फंड आया है उससे ये शुरुआत हुई है। राजस्थान सरकार और हमने मिलकर इनिशिएटिव लिया है और एक अच्छी शुरुआत। महिला गौरव एक्सप्रेस की बसों पर 50% खर्च केंद्र ने उठाया है, जबकि 50% राजस्थान सरकार ने। बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे पूरे जो कवच बन रहा है हमारा आहिस्ते आहिस्ते, ये कवच का एक हिस्सा है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए।